2011 में रोहित शेट्टी की मूवी आई थी सिंघम, जिसने अजय देवगन और रोहित शेट्टी दोनों के ही करियर को एक हाई बूस्ट दिया था। जिसके 7 सालों बाद आई थी सिम्बा, जिसने इस यूनिवर्स का एस्टैब्लिशमेंट किया था, वो भी तब जब हमारे इंडिया में यूनिवर्स बनाने का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। एंड देन आई सूर्यवंशी, जो कि इस यूनिवर्स की मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवीज में से एक थी। सूर्यवंशी आने के बाद से रोहित शेट्टी की मूवी से एक उम्मीद तो लग गई थी कि उनकी मूवीज जैसी भी हो, लेकिन एक एंटरटेनमेंट फैक्टर तो होगा ही, बिकॉज उस टाइम के हिसाब से रोहित शेट्टी ने ऑडियंस को समझ लिया था कि उनको कैसे एक मास मूवी डिलीवर करना है। बट वही सिंघम अगेन को देखकर ऐसा लगता है कि आपको अपने एक्स की याद आई, दोनों मिले, सेक्स किया एंड बस अपने अपने रास्ते घर को निकल लिए, नो हार्ड फीलिंग्स। मतलब एक इंसान 800 रुपए खर्च करके ये बकलेंडी थिएटर में देखने जा रहा है, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। वेल हेलो, मेरा नाम है जॉदीप राजकुमार और पता है मुझे कभी जिंदगी में लगा नहीं था कि ये बात कहूंगा, लेकिन अर्जुन कपूर एस रावण मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए। उनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा तब तक जब तक उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि उसके बाद तो बस यही समझ में आया ये तो वही पुरानी टट्टी है। रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन एक तरह से थॉर रैग्नारॉक जैसा मिनी क्रॉसओवर इवेंट है, जिसमें रोहित शेट्टी ने दुनिया भर का सारा भांग भोसड़ा भर के रख दिया है। श्री रामायण को एज मेटाफोर की तरह रखते हुए सिंघम एज प्रभु श्री राम के पैरेलल में दिखाई देते हैं, जिनकी पोस्टिंग श्रीनगर में हो गई है 3 साल के लिए। जिसमें मूवी के स्टार्टिंग में ही अपने बिडू यानी जग्गू दादा एज ओमार हफीज को 3 चपेट मार के अरेस्ट कर लेते हैं। तो ओमार हफीज बताता है कि उसका पोता अभी भी जिंदा है और वो किसी पागल जानवर से कम नहीं है एंड वो श्रीलंका से ड्रग्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो सिंघम एक इंडिपेंडेंट स्क्वाड रेडी करता है, शिवा स्क्वाड, जिसमें सिंघम एज निक फ्यूरी की तरह एक्ट करता है। नाउ कट टू 2 इयर्स लेटर, अवनी जो कि अब कल्चरल मिनिस्ट्री में काम करती है एंड रामायण के शो को होस्ट करती है, लेकिन किसी रीजन की वजह से जब अवनी रामेश्वरम में जाती है तो वहाँ से इस मूवी के रावण यानी डेंजर लंका उसको किडनैप करके ले जाता है, जिसमें ये रिवील होता है कि ये डेंजर लंका कोई और नहीं जुबैर हफीज होता है, जो कि ओमार हफीज का पोता होता है। एंड सिंघम सिम्बा और सूर्यवंशी से बदला लेना चाहता है, क्योंकि इन तीनों ने ओमार हफीज के तीनों बेटों को मार दिया था। तो यहाँ बेसिकली बात अब आ गई है पर्सनल लेवल पे, तो कैसे सिंघम अपनी वानर सेना के साथ जाके लंका से माँ सीता यानी अवनी को छुड़वा के लेके आता है, ये आप चाहो तो मूवी में देख सकते हो। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, एक इंसान 800 रुपए खर्च करके जा रहा है थिएटर में, टिकट और स्नैक्स इंक्लूडिंग, वो भी दिवाली के छुट्टी के टाइम पे, ताकि एक मूवी एंजॉय कर सके। लेकिन यूट्यूब पे ऑलरेडी वो पूरी मूवी स्पॉइल्ड है। आई मीन लिटरली मूवी के फर्स्ट हाफ को मैं एक तरह से चेक बॉक्स की तरह मान रहा था कि हाँ अब इसकी एंट्री हो गई है चेक, अब इसकी एंट्री होने वाली है चेक, बिकॉज इस मूवी में कैमियोज नहीं, कैमियोज में ही पूरी मूवी बना के रखी हुई है, जिसमें मूवी का एक बहुत बड़ा चंक सिर्फ कैमियोज की एंट्रीज में ही निकल जाता है, विच कुड हैव बीन वर्क अगर उसको ट्रेलर में स्पॉइल ना किया होता तो। इवन मूवी की जो कहानी है, जिसको ट्रेलर में ऑलरेडी स्पॉइल कर दिया गया था कि रामायण को एज मेटाफोर रख के चलने वाली है, तो इस वजह से मूवी की एंडिंग और ट्विस्ट एंड टर्न्स हमारे लिए प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। सिंघम अगेन या फिर बोलो सिंघम 3, जो कि मैंने पहले भी बोला, रामायण को एज मेटाफोर रख के चलती है, जिसमें इनके बताने का तरीका ये होता है कि मूवी की स्टार्टिंग में जब अवनी अपने रामायण के प्ले को स्टार्ट करती है, तो मूवी में कैरेक्टर्स को उनके पैरेलल में दिखाए जाते हैं एंड जैसे जैसे रामायण का प्ले आगे बढ़ता है, मूवी वैसे वैसे ही प्रोग्रेस करती है। जहाँ पता है दिक्कत इस बात से आती है कि एक टाइम के बाद मूवी में कैरेक्टर्स के डायरेक्ट मेटाफोर्स को आपके मुंह पे फेंक के मारा जाता है कि चिमकांडो ये देखो, ये कैरेक्टर है, ये फलाना दिखाना ये कैरेक्टर है, एंड आप लिटरली ये बोल दोगे रोहित शेट्टी को कि चिल ब्रो, समझ में आ गया है, हम चूतिए नहीं है, दिख रहा है अपन को। जहाँ मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में बात करूं, जो कि बहुत जरूरी है, बिकॉज स्टोरी तो समझ में आ ही गया होगा, तो मूवी का फर्स्ट हाफ स्टोरी सेटअप एंड कैरेक्टर्स की एंट्रीज एंड उनके फाइट सीन्स में ही निकल लेता है, जिसमें हमारे सिंघम साहब अपने ही मूवी में निक फ्यूरी बन के घूमते फिर रहे होते हैं एंड बस एंट्रीज पे एंट्रीज दे रहे होते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में एंट्री, दूसरे कैरेक्टर्स की एंट्री में एंट्री, भाई किसी कैरेक्टर का फाइट सीन चल रहा है, लेकिन नहीं, वो फाइट सीन को पॉज करके सिंघम का स्लो मोशन में वॉक करते हुए आपको एंट्री दिखाया जाता है। एंड जब बात एंट्रीज की हो ही रही है, तो आई एम सॉरी, लेकिन ये दीपिका पादुकोण की एंट्री इतना क्रिंज लग रहा था, भाई मैं थिएटर में देख के हंस रहा था। आई मीन यू नो, छी, दूर हो जाओ मुझसे, तुम मुझे तंग करने लगे हो, ऐसा वाला फीलिंग आ रहा था मुझे। एंड रही बात टाइगर श्रॉफ की एज एसीपी सत्या, भाई साहब उसकी पूरी बैक स्टोरी राज कॉमिक्स के नागराज कैरेक्टर से फुल्ली चेप दिया गया और रोहित शेट्टी को लगा हम नोटिस नहीं करेंगे। मूवी की एडिटिंग को भी एक चॉपी सलाद की तरह रखा गया है, जिसमें एक सीन का दूसरे सीन से कोई कनेक्शन बनता ही नहीं है। मूवी का कलर पैलेट भी गधेड़ों की तरह एडिट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सिंघम का एक डार्क टोन चल रहा होता है, लेकिन अचानक से शक्ति शेट्टी का कलरफुल एंट्री देखने को मिलता है, तो जो एक ट्रांजिशन करते हैं ना एक सीन से दूसरे सीन के बीच में, इतना वाहियात लग रहा था कि भाई एक सीन का दूसरे सीन से कोई वास्ता ही नहीं है, बस आप जो है इसको देख लो। सिर्फ इतना ही नहीं, मूवी के डायलॉग्स भी एक बैंटर की तरह होते हैं, मतलब अगर एक कैरेक्टर को एक डायलॉग मार रहा होगा ना, तो सामने वाला एक और बड़ा डायलॉग चेपेगा, फिर दूसरा बंदा उससे भी और बड़ा डायलॉग चेपेगा। जहाँ मूवी के सबसे बेस्ट एस्पेक्ट्स थे, जिसको मैंने पर्सनल
लेवल पे खूब एंजॉय किया था वो थे रणवीर सिंह के कैरेक्टर की एंट्री एंड अर्जुन कपूर के कैरेक्टर का पर्सोना। एंड नहीं, आपके सुनने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है, लेकिन ये सच है, अर्जुन कपूर ने इस मूवी में एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। जुबैर हफीज एस रावण उन पे सूट करता है तब तक जब तक बंदा अपना मुंह नहीं खोलता है, फिर समझ जाओ मैं कौन सा गाली देने वाला हूँ। वहीं रणवीर सिंह एज सिम्बा एक स्पेशल मेंशन डिजर्व करते हैं क्योंकि बंदा जब जब स्क्रीन पे होता है वो उस सीन को एलिवेट कर देता है। वो सिम्बा का मेटा जोक्स मारना, लेकिन एज श्री हनुमान जी की तरह एक फियर्स एम्बॉडीमेंट दिखाना वाज एक्चुअली वेरी गुड। सिम्बा का कैरेक्टर एक रूम देता है आपको वो कॉमेडी रिलीफ देने का, जिसमें उन्होंने बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। लेकिन अगर बात करें एलिफेंट इन द रूम यानी मूवी के क्लाइमैक्स की, तो वो मेरे लिए एक ह्यूज लेट डाउन थी। आई मीन सीरियसली, आपको ट्रेलर में जितना अक्षय कुमार का सीन दिखाया गया था ना, उससे जस्ट 1 या 2 मिनट का सीन ज्यादा होगा मूवी में। मूवी का क्लाइमैक्स खिचड़ी की तरह थी जिसमें थोक के भाव से सारे कैरेक्टर्स एक साथ आ रहे थे। रामायण का मेटाफोर आपके मुंह पे फेंक के मारा जा रहा था कि देखो सालो अक्षय कुमार एस गरुड़ आ रहे हैं, और आके भी सिर्फ हद मार के 5 मिनट का स्क्रीन टाइम देख के चले जाते, वो भी शायद मैंने ज्यादा बोल दिया होगा। एक्शन के नाम पे शेकी कैमरास, ओवर द टॉप लाउड म्यूजिक एंड कौन सा कैरेक्टर कहां से आ रहा है कुछ समझ में नहीं आता है। एंड फिर लास्ट में सिंघम और जुबैर की जो फाइट चलती है उससे ज्यादा तो मैं फोर प्ले में टाइम निकाल लेता हूँ। और जो लास्ट का सलमान खान का कैमियो आता है, इससे ज्यादा लेजी एस कैमियो मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा पूरा थिएटर पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ बैठा हुआ था, किसी को घंटा फर्क भी नहीं पड़ रहा था। खैर देखो, ओवरऑल मैंने आपके सामने पूरी मूवी खोल के रख दी है, लेकिन फिर भी अगर इस मूवी को एक लाइन में सम अप करूं तो इट्स जस्ट अ वन टाइम वॉचेबल मूवी। अगर आप चीजी डायलॉग्स एंड ओवर द टॉप एक्शन के दीवाने हो तो श्योर जाके देख लो, इट्स अ टोटल फैमिली फ्रेंडली मूवी। एंड अगर आपने इसका ट्रेलर नहीं देखा तो एक बार जरूर जाके इसको चेकआउट कर सकते हो, वरना देखो मेरे तो 800 रुपए बेकार गए हैं। बाकी तुम अपना देख लो तुमको क्या करना है। बाकी मैं आपको मिलता हूँ किसी और रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जॉयदीप बोलेगा और पब्लिक सुनेगी।